एंटमैन की कहानियाँ। उनमें एंटीना होता है, एक लंबी सी खोपड़ी होती है। कीड़े जो इजिप्शियन ममीज के साथ दफन थे। स्कैरब पुनर्जीवन के लिए बहुत जरूरी थे। और इंसानों को निशाना बनाने वाले टिड्डों के झुंड। ये ऐसा है जैसे टिड्डे अपने आप में इसी के लिए तैयार किए गए थे। दुनिया भर की संस्कृतियों में कीड़ों की पूजा की जाती है और लोग उनसे डरते हैं और यहाँ तक कि उन्हें देवता माना जाता है। लेकिन क्या ये अजीब से जीव जो करोड़ों साल से पृथ्वी पर रह रहे हैं दूसरी दुनिया के लोगों से जुड़े हो सकते हैं? ये आइडिया कि कीड़े जैसे एलियन इस दुनिया में आ रहे हैं और इंसानों से बातें कर रहे हैं किसी वास्तविक चीज पर आधारित हो सकता है। दुनिया भर में लाखों लोग ये मानते हैं कि पुराने जमाने में दूसरी दुनिया के लोग हमसे मिलने आते रहे हैं। अगर ये सच था तो क्या हुआ होगा? क्या वाकई एंशिएंट एलियंस ने हमारे इतिहास को गढ़ने में मदद की थी? और अगर ऐसा है तो क्या एलियंस और इन कीड़ों के बीच कोई संबंध है? Science Document Mysteries. Aliens and Insects. नाइल डेल्टा, इजिप्ट। गोबर का कीड़ा रेगिस्तान की जमीन पर एक ककून को लुढ़का रहा है जिससे छोटी सी कुछ सेंटीमीटर चौड़ी पगडंडी बनती जा रही है। इस अजीब से दिखने वाले 2 इंच लंबे कीड़े को स्कैराब भी कहते हैं। ये गोबर को पोषण के स्रोत और अंडे रखने की जगह की तरह इस्तेमाल करता है। ये सारी बाधाओं के बावजूद इस गोले को सीधा लाइन में लुढ़काता जाता है और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा कीड़ा है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये मिल्की वे गैलेक्सी की रोशनी के पीछे पीछे चलता है। बायोलॉजिस्ट ने इस बात का पता 2013 में लगाया, लेकिन 5000 साल पहले जब किसी को ये नहीं पता था कि इसका सितारों के साथ एक अनोखा रिश्ता है, उस वक्त प्राचीन इजिप्ट के लोग स्कैरब को देवताओं से जुड़ी हुई एक पवित्र निशानी की तरह रखते थे। ये दिलचस्प बात है कि एक महान सभ्यता एक छोटे से कीड़े पर इतना ध्यान दे सकती थी, लेकिन पूरे इजिप्ट के मंदिरों और चित्रलिपियों में नजर आता है और ये बार बार नजर आता है। कारनाक के मंदिर में पवित्र झील के उस पार जहां फेराहोस के राज्याभिषेक होते थे, वहां एक बड़ा सा स्कैरब कीड़ा पहरे पर बैठा है जो इजिप्ट के देवता खेपरी को दर्शाता है। इजिप्ट के लोगों ने दिन के वक्त सूरज को आकाश में घूमते देखा और रेगिस्तान की रेत में इन कीड़ों को गोबर के गोले ले जाते हुए भी देखा। और इजिप्शियंस ने सोचा कि जो शक्ति आकाश में सूरज को चला रही है वो है बड़ा सा स्कैरब बीटल गॉड केफरी। और उनका मानना था कि सूरज वो चीज है जिसे रा की आंख के रूप में जाना जाता है, जो रा का रथ हुआ करता था या फिर उसकी फ्लाइंग मशीन था। और उनका मानना था कि जो चीज उसे चलाती थी वो था स्कैरब के सिर वाला देवता खेपरी, और स्कैरब असल में दर्शाता था खेपरी को, जो रा के सनशिप या फिर नाव का पायलट हुआ करता था। असल में वो देवताओं का पायलट हुआ करता था। लेकिन क्या इसे किसी और तरह से समझा जा सकता है कि इजिप्ट के लोगों ने खेपरी को एक पायलट क्यों मान लिया? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट बताते हैं कि खेपरी को एक स्कैरब की तरह दिखाना और कभी-कभी स्कैरब के सिर वाला इंसान दिखाना शायद इस बात से प्रेरित रहा है कि असल में इजिप्शियंस के किसी दूसरी दुनिया के लोगों से संबंध थे। कोई ये सोचता होगा कि वाकई ये लोग होते थे या नहीं, क्योंकि प्राचीन इजिप्शियंस अपने इतिहास को यूं अनगिनत दीवारों पर लिखने में बड़ा गर्व महसूस करते थे। और प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरी के हिसाब से हम सब अपने जीन्स में जानबूझकर किए गए फेरबदल से आए हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि जिन जीवों को हम नक्काशियों में देखते हैं उनमें से कुछ पुराने जमाने में जरूर रहे होंगे।
क्या ऐसा हो सकता है कि प्राचीन इजिप्ट के लोग का सामना ऐसे एलियन से हुआ हो जो कीड़े जैसे नजर आते थे? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट कहते हैं कि हाँ, और आगे के सबूतों के लिए वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि स्कैरब के लिए इजिप्ट के लोगों का जुनून इस हद तक बढ़ गया था कि वो उनके अंतिम संस्कार तक पहुंच गया। वैली ऑफ द किंग्स, इजिप्ट। नवंबर 1922। आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर ने किंग टूटनखामेन की कब्र का पता लगा लिया। अंदर मिली कलाकृतियों के खजाने में युवा फारो की ब्रेस्ट प्लेट मिली, जिसके बीच एक स्कैरब बना हुआ था। स्कैरब सहारा से लाए गए पीले सिलिका कांच के पत्थर का बना था। ये पत्थर असल में 2 करोड़ 80 लाख साल पहले बना था, जब एक धूमकेतु के टकराने से रेत बेहद गर्म हो गई थी। लेकिन प्राचीन इजिप्ट के लोगों ने फराओ को दफनाते वक्त पहनाए जाने वाले ब्रेस्ट प्लेट के बीच में एक ऐसा स्कैरब क्यों लगाया, जो एक धूमकेतु के गिरने से बने पत्थर को तराश कर बनाया गया था? मजे की बात यह है कि इजिप्ट में मम्मी बनाने की प्रक्रिया में स्कैरब की हमेशा एक अभिन्न भूमिका होती थी और उन्हें अक्सर शरीर को लपेटते वक्त रखा जाता था। उन्हें लपेटते वक्त उन परतों के बीच इजिप्शियंस कई खूबसूरत चीजें रखा करते थे, जो न सिर्फ उसे बचाकर रखने का काम करती थी, बल्कि जादुई भी हुआ करती थी। एक हार्ड स्कैरब होता था जिसे शरीर पर रखा जाता था। हमें दूसरे स्कैरब्स भी मिलते हैं जो मरने वाले के कपड़ों में बुने गए होते हैं। पुनर्जीवन के लिए स्कैरब्स को बहुत ही जरूरी समझा जाता था, क्योंकि उसके लिए सूर्योदय के वक्त स्कैरब्स की शक्ति और उसका वहां होना जरूरी होता था। सोच ये थी कि जो इंसान चला गया है उसकी आत्मा या उसके शरीर को अगले जीवन तक या अगले दुनिया तक स्क्रैप बीटल्स ले जाते थे। तो ये तकरीबन वैसा ही था जैसे कि वो कोई कीड़ा नहीं बल्कि कोई डिवाइस हो, लेकिन वो ऐसा डिवाइस हो जो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है। इजिप्शियंस को पुनर्जीवन का विचार मिला कहां से, और ये सोच कि हम दोबारा सितारों की दुनिया में पैदा हो सकते हैं, शायद ये विचार उन्हें खेपरी ने दिया है? क्या ऐसा हो सकता है? मम्मी बनाने की प्रक्रिया में स्कैरब के आकार के चीज रखने की वजह ये रही हो कि किसी ने वाकई स्कैरब देवता खेपरी को देखा हो। कुछ प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स के हिसाब से स्कैरब का वहां होना सिर्फ ये नहीं बताता कि डिवाइस ने कीड़ों और आत्माओं के दुनिया के बीच एक संबंध बनाया, बल्कि उनका कहना है कि मम्मी बनाने की प्रक्रिया अपने आप में एक कीड़े की काया पलट को भी दर्शाती है। मम्मी बनाने और कुकूनिंग की प्रक्रिया जिससे कैटरपिलर गुजरता है, इन दोनों में बड़ी गजब की समानताएं हैं और ये वाकई कमाल का है। मुझे लगता है इजिप्शियंस असल में इंसानों को कुकून करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कि जब वो अगले जीवन में अगले स्तर पर जाएं तो वो और भी ज्यादा महान, ज्यादा शक्तिशाली और बहुत सुंदर हो जाएं। ये एक तरह से प्रकृति की नकल है जो हम एक प्यूपा या क्रिसलिस के साथ होते हुए देखते हैं, जिसमें कैटरपिलर अपने चारों तरफ एक कठोर बाहरी आवरण बना लेता है और कैटरपिलर के शरीर का मटेरियल एक चिपचिपे पदार्थ में बदल जाता है और उसके बाद वो दोबारा इकट्ठा होकर आखिर में एक तितली बनकर निकलता है। ज्यादातर लोग काया पलट को कैटरपिलर को तितली में बदलने के साथ जोड़ते हैं, लेकिन स्कैरब जैसे कीड़े भी एक पूरी काया पलट से गुजरते हैं। गोबर के गोले के अंदर पैदा हुआ लार्वा जब बाहर निकलता है तो वो पूरी तरह से विकसित और उड़ने में सक्षम होता है। प्राचीन इजिप्ट के लोगों को ऐसा लगता था कि वो पवित्र स्कैरब चमत्कारी तरीके से अपने ककून के अंदर पुनर्जीवित हो गया है। प्राचीन इजिप्ट में स्कैरब बीटल्स के बारे में ऐसा कुछ कहा जाता था जिसका मतलब था कि वो जो कहीं से नहीं आता। असल में खेपरी नाम का यही मतलब है, जो कहीं से नहीं आता, वो खुद अपना अस्तित्व बना सकता है।
बहुत हद तक अपने ककून से निकलने वाले स्कैरब की तरह इजिप्ट के लोगों का ये मानना था कि एक मम्मी बनाया गया शरीर रूपांतरित इंसान की तरह अपने ताबूत से उठकर एक बार फिर जी सकता है। मरने से पहले आत्मा का एक हिस्सा शरीर से अटूट रूप से जुड़ा रहता है, इसीलिए मरने के बाद आत्मा के इस हिस्से को परलोक में जीवित रखने के लिए शरीर को जितना ज्यादा हो सके उतना उसी तरह बचा कर रखा जाता है जैसे वो जीवित अवस्था में था। इजिप्शियन आत्मा की ये सोच हमारी सोच से इतनी अलग है कि उन्हें आपस में मिलाकर देखना बहुत मुश्किल है। उदाहरण के लिए इजिप्शियन की आत्मा वाले कॉन्सेप्ट में 5 भाग थे, जिनमें बा और का ये दोनों खास थे। माइथोलॉजी के हिसाब से बा को शरीर में वापस आना चाहिए, जिससे शरीर दोबारा उठकर जी सकता है। ये हो सकता है कि मम्मी बनाने की प्रक्रिया एक तरह की नकल रही हो जिससे दूसरी दुनिया के लोग गुजरते थे, और हो तो ये भी सकता है कि मम्मीज अपने आप में एक तरह की लार्वल स्टेज और सस्पेंडेड हाइबरनेशन में जा रही हों, जहां आखिर में वो किसी नए शरीर के रूप में निकल कर आती हों, जैसा कि बाहर की दुनिया के लोग करते थे। जहां स्कैरब इजिप्ट के प्रतीकों में सबसे आगे था, वहीं एक और कीड़ा इस तरह की दुनिया में आम हो गया था, वो बप्रेस्टेड बीटल, जिसका इजिप्ट के सबसे बड़े देवता ओसिरिस से सीधा संबंध था। ब्यूप्रेस्टेड बीटल्स को जब कोई शिकार परेशान करता है तो वो अपने पैरों को अंदर दबाकर बिना हिले एकदम चुपचाप बैठ जाता है, ठीक जैसे ओसिरिस को कब्र में बनी कुछ पेंटिंग्स में दिखाया गया है। पता चला है कि ब्यूप्रेस्टेड बीटल्स इमली की लकड़ी में पाया जाता है, और ये लकड़ी एक ऐसे पेड़ में आती है जो ओसिरिस की कहानियों में थी। वो डिजिट पिलर बन गई थी, और जब ओसिरिस ने खंबे को चीरा तो उसके अंदर उसे ओसिरिस और खूबसूरत कीड़ा मिला। इसीलिए ये भी कह सकते हैं कि इस कीड़े का मम्मी बनाने की प्रक्रिया से कोई रिश्ता हो। लेकिन क्या प्राचीन इजिप्ट का एक कीड़े की पूजा करना ये बताता है कि दूसरी दुनिया के कीड़े जैसे दिखने वाले लोगों से सामना हुआ था? क्या वो गलत समझी गई तकनीक की नकल कर सकते हैं, या इसे किसी और तरह से समझाया जा सकता है? शायद इसके सुराग एंट पीपल की तमाम कहानियों में मिल सकते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड 2013 एक इंटेंस मैग्निफिकेशन के साथ हाई स्पीड कैमरा से जूलॉजी डिपार्टमेंट के वैज्ञानिकों ने पेड़ों पर उछलने वाले एक कीड़े इसूस के मूवमेंट को रिकॉर्ड किया। इसकी फुटेज देखते वक्त उन्हें एक चौंकाने वाली चीज मिली। इसूस के मूवमेंट में मैकेनिकल गियर्स काम कर रहे थे। दुनिया में पहली बार यह देखा गया था कि एक जीव मैकेनिकल गियर से चल रहा है। इस नेचुरल कॉग मैकेनिज्म से इसूस एक जोरदार छलांग लगा सकता है, जिसमें पीछे के पैरों में बने दांत एक दूसरे के खांचों में बैठ जाते हैं, जैसा कि कार के गियर बॉक्स में होता है। इससे उनके पैरों के मूवमेंट में पूरी तरह से तालमेल बन जाता है। लेकिन एक जीव ने इस तरह की मैकेनिज्म कैसे विकसित कर दिए जो इंसान के बनाए हुए लगते हैं? कीड़े असल में विकास की प्रेरणा है। दरअसल कीड़े पहले ऐसे जीव थे जिन्होंने अपने दम पर उड़ना सीखा। कीड़ों में बाहरी कंकाल होता है जो एक जीते जागते कवच की तरह होता है। बड़ी तादाद के हिसाब से देखा जाए तो पृथ्वी पर अब तक के कीड़ों की ही तादाद सबसे ज्यादा है, और 10 लाख से भी ज्यादा अलग अलग प्रजातियां होने के साथ साथ वो सबसे रहस्यमय भी रहे हैं। पृथ्वी पर इंसान के आने से 40 करोड़ साल पहले कीड़े पृथ्वी पर आ चुके थे। वो इंसान नहीं बल्कि डायनासोर के युग के बहुत पहले पृथ्वी पर आराम से रहते थे। दुनिया के करीब आधे जीव जंतुओं का रिश्ता कीड़ों के समूह से है। उन्होंने प्रकृति में हर तरह की परिस्थिति में रहने के तरीके निकाल लिए हैं। उनकी कंपाउंड आईज होती हैं, जिससे वो कुछ मामलों में इंसानों से कई ज्यादा दूर तक देख सकते हैं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट। उसका सेंसरी सिस्टम बड़ा ही शानदार होता है, जिससे वो हमसे अलग तरीके से चीजों को महसूस करते हैं। कीड़े स्वाद और महक को अपने शरीर के बालों से महसूस करते हैं। जब वो आपके ऊपर बैठे होते हैं
तो वो आपकी महक को और आपके स्वाद को लेते हैं। अब तक कीड़ों की 10 लाख से ज्यादा प्रजातियां विकसित हो चुकी है, इसीलिए भले ही हम खुद को खास समझें, लेकिन सच्चाई ये है कि जीव जंतुओं में कीड़े सबसे अच्छी तरह विकसित हुए हैं। ये माना जाता है कि कीड़े 40 करोड़ साल पहले पैदा हो चुके थे और इन 40 करोड़ सालों में कोई भी कीड़ा चींटी से ज्यादा नहीं पनपा है। पृथ्वी पर चींटियां सबसे सफल जीव है। पृथ्वी पर अलग अलग हर चौथे जीवों में एक चींटी होती है। चींटियां बहुत शानदार होती हैं और वो बहुत ज्यादा विकसित हैं। आकार और देखने में चींटियां और इंसान भले ही एक दूसरे से बहुत अलग अलग हों, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कई तरह से ये छोटे छोटे जीव इतने ज्यादा हमारी तरह होते हैं जितना और कोई जीव जंतु नहीं होता। चींटियों में एक सामाजिक व्यवस्था होती है जिनमें उनके काम बटे हुए होते हैं। उनमें प्रजनन करने वाली एक रानी चींटी होती है। मेल्स होते हैं जो रानी के साथ मीटिंग करते हैं। उसके अलावा दूसरी प्रजनन करने वाली चींटियां होती हैं जो कॉलोनी छोड़कर नई कॉलोनीज बना सकती हैं। उसके बाद उसमें कई कामगार चींटियां होती हैं। कुछ खास सैनिक चींटियां भी होती हैं जो कॉलोनी का बचाव करती हैं। तो उनका जीने का तरीका देखने लायक होता है। लेकिन ऐसा क्यों है कि चींटियों का चाल चलन कई तरह से बिल्कुल इंसानों जैसा लगता है? क्या ये महज इत्तेफाक है या कहीं ऐसा तो नहीं कि चींटियों और इंसानों में उससे ज्यादा करीबी रिश्ता हो जितना हम सोचते हैं? एंशिएंट ग्रीस। होमर के इलियाड और ओविड्स के मेटामॉर्फोस दोनों में योद्धाओं का एक समूह था जिसे मायरमेडॉन कहा जाता था, जिनकी पैदाइश रहस्यमयी थी। ओविड के अनुसार एजीना का राजा एइकस ने प्लीट से तबाह हुए अपने देश को दोबारा बसाने के लिए देवता जूस से विनती की। उस रात उसने सपना देखा कि चींटियां एक बड़े पेड़ की डाली से गिरकर आदमियों में बदल रही है। वो अगली सुबह उठा तो देखा कि उसका सपना सच हो गया है। मॉर्मेडॉन्स की कहानी ये है कि वो चींटियां थे जो योद्धाओं में बदल गए। बताया जाता है कि वो ट्रॉय में एक्लीज के साथ लड़े थे और वो बहुत कारगर साबित हुए। एंट पीपल के बारे में जो भी बताया जाता है उससे लगता है कि उनका चाल चलन अपने आप में एकदम चींटियों जैसा था। वो वफादार थे, सब के सब एक होकर चलते थे और उनकी एक झुंड में रहने की मानसिकता थी। माना जाता है कि मेरबीडॉन्स ने सबसे पहले पानी के जहाज बनाए थे और उसे अपने दम पर पानी में ले गए। एक सेना की संगठित होने की क्षमता एक कतार में चलने वाली चींटियों से ही आती है। सबसे पहले पानी पर नाव चलाने का आइडिया चींटियों के राफ्ट बनाकर पानी में बहने की क्षमता से ही आता है। चींटियां पानी की सतह पर जाकर एक दूसरे से अपना पैर फंसा लेती हैं और ये चींटियों का टीला पानी पर तैरता रहता है। मेरबीडॉन्स के मामले में वो भयंकर योद्धा थे। वो संगठित थे, प्रशिक्षित थे, बिल्कुल चींटियों की तरह। ये बातें चींटियों के चाल चलन के हिसाब से इतनी सटीक हैं कि ऐसा लगता है जैसे ज़्यूस ने वाकई इंसानों और कीड़ों के बीच कोई जेनेटिक क्रॉस ब्रीडिंग करके एंट पीपल की ये सेना बनाई हो। हम यहाँ एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं जिसमें ये अच्छे से पता है कि नई प्रजाति बनाने के लिए डीएनए में हेर फेर कैसे की जाती है। क्या ऐसा हो सकता है कि प्राचीन ग्रीक कहानियों में बताए गए मायरमेडॉन्स वाकई चींटी और इंसान के कोई हाइब्रिड थे जिसे एलियंस ने बनाया था? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट का ये दावा है कि दूसरी दुनिया के लोगों के साथ चींटियों का कोई संबंध हो सकता है। इस बात के सबूत कई संस्कृतियों की कहानियों में मिल सकते हैं। मुसलमानों के पवित्र ग्रंथ कुरान में एक कहानी है जिसमें चींटियां इंसानों की तरह बोलती हैं। अफ्रीका के कुछ हिस्सों में चींटियों को देवताओं का दूत माना जाता है। अमेरिका की होपी और जुनी जैसी जनजातियों की कहानियों में एंट पीपल का जिक्र है जो जमीन के अंदर से निकलते थे। होपी मान्यताओं के हिसाब से एंट पीपल एक बहुत ही दिलचस्प विषय है और इसके मुताबिक ये माना जाता है कि एंट पीपल पृथ्वी के रखवाले हैं। ग्रीक की पौराणिक कथाओं में मायरमेडॉन्स से हटकर अमेरिका की कहानियों के एंट पीपल का सिर्फ चाल चलन ही चींटियों जैसा नहीं है, बल्कि वो दिखने में भी चींटियों जैसे लगते हैं। उनके पतले लंबे हाथ होते हैं, उनमें एंटीना होता है, एक लंबी सी खोपड़ी होती है
इससे साफ पता चलता है कि ये इंसान और कीड़े का संगम है और कोई काल्पनिक या झूठी कहानी नहीं। अगर कोई कीड़े जैसे एलियंस के सवाल पर छानबीन करता है तो मैं कहता हूं कि क्यों ना करें, क्योंकि अगर जीवन पूरे ब्रह्मांड में फैला है तो जीवन हर रंग, रूप और आकार में आता होगा और शायद कीड़ों जैसे एलियंस भी होते होंगे। ऐसा हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पूर्वजों ने किसी को देखा होगा जिससे उन्हें लगा होगा कि वो चींटियों जैसा दिखता है। उसे चींटी के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। वहीं से आइडिया आया होगा। अगर हम चींटी के चेहरे को देखें और उसके सर को देखें तो हमें बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देती हैं जो चेहरे पर चौड़ाई में फैली हैं और उसका एक बड़ा सा सर है। तो ये उन लोगों का उदाहरण हो सकता है जिन्हें हम आज ग्रेस कहते हैं और फिर उन्हें ऐसी चीज से जोड़ देते हैं जो उनके लिए जानी पहचानी हो। क्या ऐसा हो सकता है कि एंट पीपल ग्रीक और अमेरिका की पौराणिक कथाओं में नजर आने वाले एंट पीपल सच में ग्रे एलियंस हों, या जिन्हें इंसान और कीड़ों को मिलाकर दूसरी दुनिया के लोगों ने बनाया हो? शायद इसका जवाब उन लोगों की कहानियों में मिल सकता है जो ये दावा करते हैं कि एलियन ने उनका अपहरण किया था। कलाहारी डेजर्ट, साउथ अफ्रीका। यहां रहने वाले लोग सैन कहलाते हैं। ये पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुरानी आबादियों में से एक है जिनकी संस्कृति करीब 80,000 साल पुरानी है। इस प्राचीन समाज के जन्म की कहानी के अनुसार सबसे पहले इंसान पारंपरिक देवताओं से नहीं बल्कि कीड़ों से पैदा हुए थे। सान लोगों के अनुसार इंसान पैदा हुए थे एक कीड़े से जिसका नाम था प्रेइंग मैंटिस। एक बार एक मधुमक्खी से एक प्रेइंग मैंटिस ने एक उफनती हुई नदी पार करने के लिए कहा और मधुमक्खी ने वैसा ही किया। उसने प्रेइंग मैंटिस को नदी के पार ले जाकर एक पत्ते पर छोड़ दिया, लेकिन वहाँ से जाने से पहले थकी हुई मधुमक्खी ने प्रेइंग मैंटिस के अंदर एक अंडा छोड़ दिया और उसी अंडे से इंसान पैदा हुए। लेकिन सैन लोगों ने ये कैसे सोच लिया कि इंसान एक प्रेइंग मैंटिस से पैदा हुआ है? अजीब बात यह है कि सैन परंपरा में यह भी माना जाता है कि प्रेइंग मैंटिस ने शुरुआती इंसानों को भाषा और आग का उपहार दिया था और उनके सबसे बड़े देवताओं में से एक कान, दुनिया बनाने वाले, उन्हें अक्सर एक मैंटिस के रूप में दिखाया जाता है। साउथ अफ्रीका के सैन पीपल के पास एक आकर्षक धर्म ग्रंथ था। उनके देवता को केगन कहा जाता था और केगन एक चालाक देवता थे। वो अपना रूप बदल सकते थे और कई अलग अलग रूप धारण कर सकते थे, लेकिन उन्हें प्रेइंग मैंटिस के रूप में दिखाई देने का बहुत शौक था। कागन ने पृथ्वी पर बहुत संघर्ष किया। उस वक्त कई युद्ध लड़े गए और आखिर में उन्हें पृथ्वी छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि उन्हें आकाश में जाना था। कागन के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि कहा जाता है कि उन्होंने चंद्रमा को बनाया था और सान लोग चंद्रमा के अलग अलग फेजेस की वजह से पौधे लगाते हैं। तो आप सोचेंगे कि क्या ये प्रेइंग मैंटिस जैसा दूसरी दुनिया का देवता सिर्फ कोई पौराणिक इंसान है, या क्या ये वाकई एक असली प्रेइंग मैंटिस कीड़े जैसे एलियन का रूप है जो पृथ्वी पर आया हो? सोचने वाली बात है। क्या सैन की पौराणिक कथाओं में प्रेइंग मैंटिस का महत्व ये बताता है कि उनके पूर्वजों ने बहुत पहले ऐसे लोग देखे थे? हालांकि ज्यादातर एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन कहानियों को दंत कथाओं की तरह मानते हैं। कुछ प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट को ये अजीब लगता है कि एलियन के अपहरण की रिपोर्ट्स में प्रेइंग मैंटिस की तस्वीर बार बार सामने आती है।
कोविना, कैलिफोर्निया, 1963। लॉस एंजलिस के बाहरी इलाके के इस छोटे से खेती बाड़ी वाले शहर में 17 साल की लिंडा पोर्टर ने खुद को एक अजीब से यान पर देखा और वो नींद से उठ बैठी। बाद में सम्मोहन के तहत उन्होंने उसके बारे में याद करके बताया कि एक छोटा सा जीव जो ग्रे एलियन जैसा लगता था, वो उन्हें एक रोशनी से भरे कमरे में ले गया जहां उनका सामना किसी और प्राणी से हुआ जो बहुत लंबा था और उसका नाक नक्शा प्रेइंग मैंटिस जैसा था। ये सबसे हटके एक बहुत ही अजीब मामला है और ये सन 1963 में हुआ था, जो सोचने वाली बात है क्योंकि ये अपहरण की घटनाओं की खबर फैलने से पहले की बात है। अपहरण की कई अलग अलग कहानियों में ये दर्शाया गया है कि उनमें ग्रे एलियंस और ये लंबा सा कीड़े जैसा आदमी था जो बहुत हद तक प्रेइंग मैंटिस जैसा लगता था। लिंडा पोर्टर का कहना है कि अपनी पूरी किशोरावस्था और 20 साल की होने के बाद उन्होंने कई दूसरे एलियंस को भी देखा है, लेकिन जब वो 45 साल की हो गई तब कहीं जाकर खोजी पत्रकार लिंडा मोल्टन हॉवे के पास अपनी कहानी बताने के लिए पहुंची। मुझे एक खत मिला जो लिखा था लिंडा पोर्टर ने, और उसके बाद उसने मुझे ढेर सारी ड्राइंग्स भी भेजी। ये ड्राइंग्स लिंडा मोल्टन होवे की किताब ग्लिम्पसेस ऑफ द अदर रियलिटीज में नजर आती हैं। एक ड्राइंग था प्रेइंग मैंटिस का जो कि 8 फीट का था, एक रूम में था जो कि बहुत अजीब था। उसमें एक बेलनाकार चीज और चमचमाती हुई रोशनी थी। उनसे मिलने वाले लोगों का कहना था कि अलग अलग कई तरह के एलियंस देखे गए, लेकिन उनमें से कुछ जो वाकई बहुत ही अजीब और दुर्लभ थे वो बहुत डरावने, पतले दुबले, बड़े से, असल में बहुत ही समझदार कीड़े थे। लोगों ने यूएफओ में पाए गए एलियंस और कीड़ों, खासकर कि मधुमक्खियों के बीच काफी समानताएं बताई, जैसे कि ग्रेस को एक तरह से ड्रोन या कामगार मधुमक्खी माना जा सकता है और तथाकथित प्रेइंग मैंटिस जैसे दिखने वाले को रानी मधुमक्खी की तरह देखा जा सकता है, जो दूसरों से बड़े और ज्यादातर समझदार होते हैं और इंसानों से लंबे होते हैं, 8 या 9 फुट के। और ग्रे एलियंस उस इंसान को संभाल सकते हैं जिसका अपहरण किया जा रहा हो, लेकिन बैकग्राउंड में खड़ा ये प्रेइंग मैंटिस जैसा कोई है जिसे देखकर लगता है कि जो भी करता है यही करता है। इस पोर्टर के अनुसार वो एक बड़े प्रयोग का हिस्सा हैं, जिसमें ऐसा लगता है जैसे इन एलियंस का उनकी आत्मा से कोई रिश्ता है। उसका कहना था कि हम इंसान चाहे जो भी हो, हम सबके अंदर एक अलग चीज है, एक आत्मा जो उनके लिए रहस्यमय है, और वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मरते वक्त वो आत्मा कहाँ जाती है। और जो इंसान नहीं है वो इस चीज का अध्ययन कर रहे हैं कि आत्माएं शरीर के अंदर और बाहर बार बार कैसे आती जाती हैं। उसने उन लोगों के बारे में 3 सिलेंडर्स दिखाकर बात की। हर सिलेंडर में एक इंसान ऐसे मौजूद था मानो जैसे कि वो एक जिंदा लाश की तरह हो। एलियन के अपहरण का शिकार बताए जाने वाले कई लोगों ने बताया कि उन्होंने ये ककून जैसे कंटेनर्स देखे हैं, लेकिन अगर उनका कहना सही है तो क्या इस तकनीक के पीछे कोई और स्पष्टीकरण हो सकता है? क्या ये हो सकता है जैसा कि प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट ने बताया कि एलियन डीएनए पर प्रयोग कर रहे हैं? 2-3 दशकों में लिंडा पोर्टर का इन नॉन ह्यूमन से जो भी मिलना जुलना हुआ, उसमें से उसने बताया जिसमें पहला भयानक प्रेइंग मैंटिस था, और ये भी बताया कि ये जीव किसी दूसरी दुनिया के जीव हैं जो यहाँ के जीवन के विकास में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं और जो पहले से विकसित हो रहे प्रेइंग मैंटिस के डीएनए में हेरफेर कर चुके हैं।
और वो अलग अलग मॉडल्स की पूरी श्रृंखला तैयार कर चुके हैं। एलियंस के अपहरण का शिकार बताए जाने वाले लोगों ने मैंटिस जैसे लोगों को लेकर जो तमाम कहानियां बताई हैं और उसके साथ प्रेइंग मैंटिस देवता की प्राचीन सैन लोगों की कहानी या इस बात का सबूत हो सकती है कि दूसरी दुनिया के कीड़े जैसे दिखने वाले लोग मौजूद हैं, और अगर ऐसा है तो क्या वो हमें अपने जैसा बनाने के लिए इंसानों के डीएनए पर प्रयोग कर सकते हैं? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट का कहना है कि कीड़ों और एलियंस के बीच संबंधों का खुलासा करने वाले सुराग पवित्र बाइबल में मिल सकते हैं। पाई रमेसेस, इजिप्ट, 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ज्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि बाइबल की बुक ऑफ एक्सोडस में इस प्राचीन शहर को 10 दैवीय प्रकोपों की जगह बताया गया है। शास्त्र के अनुसार देवता इन प्रकोपों को इजिप्ट में तब लाए जब फराओ ने इजरायलियों को गुलामी से मुक्त करने के लिए मना कर दिया था। इनमें से 3 प्रकोपों में कीड़े शामिल थे। तीसरा प्रकोप था जीनैट्स, जो जमीन से निकले और आदमी और जानवर दोनों को बीमार किया। चौथा प्रकोप था फ्लाइज, जिन्होंने इजरायलियों को छोड़कर सिर्फ इजिप्शियंस पर हमला किया, और 8वां प्रकोप था टिड्डों का हमला। टिड्डे एक पौधे खाने वाले कीड़े होते हैं जिनके जीव विज्ञान और व्यवहार में असाधारण बदलाव आ जाते हैं। वो एक ही दिशा में जाना शुरू करते हैं। वो पौधों पे जाकर बैठते हैं और उन्हें खाते हैं, और ऐसे करते करते टिड्डे इलाके के सारे पेड़ पौधे साफ कर देते हैं। ये टिड्डे लोगों की लगाई हुई सारी फसलों को खराब कर देते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि हर 10 लाख टिड्डे 1 टन खाना खा सकते हैं। लेकिन टिड्डों की इससे भी ज्यादा असाधारण कहानी बाइबल की न्यू टेस्टामेंट बुक ऑफ रिविलेशन में मिल सकती है। जमीन में एक गहरे गड्ढे से निकले इन टिड्डों की बिच्छू जैसी पूंछ और बचाव के लिए इनके पास आयरन ब्रेस्ट प्लेट्स है। और ये बुक ऑफ एक्सोडस के टिड्डों की तरह नहीं होते। ये फसलों पर धावा नहीं बोलते। ये टिड्डे असल में फसलें नहीं खाते थे, ये खेतों का सफाया नहीं करते थे। ये सिर्फ लोगों पर हमला करके उन्हें काटते थे, खाते थे और बर्बाद करते थे। ये ऐसा है जैसे टिड्डे अपने आप में इसी के लिए तैयार किए गए हों। जो टिड्डे धुएं से निकलते थे वो अपने बिच्छू जैसे डंक से लोगों को मार सकते थे, और आज ऐसा कहा जाता है कि टिड्डे इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो इन टिड्डों की पैदाइश में ही कोई खास बात थी। ये टिड्डे सिर्फ उन्हीं इंसानों को तलाशते थे जिनके माथे पर देवताओं की मोहर नहीं होती थी, और ये बात हैरान करती है कि क्या ये टिड्डे वाकई दूसरी दुनिया की कोई उन्नत तकनीक थे जिन्हें कुछ खास इंसानों की तलाश में यहाँ भेजा गया था। क्या ये हो सकता है कि बुक ऑफ रिविलेशन में बताए गए टिड्डे पौधों को खाने वाले वो टिड्डे नहीं थे जो आज हमारे यहाँ हैं, बल्कि वो दूसरी दुनिया के लोगों का चलाया गया कोई उन्नत हथियार थे। अब अगर एक दूसरी दुनिया का आदमी युद्ध लड़ रहा था तो वो जो हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैकेनिकल डिवाइसेस होंगी, जो असल में कोई छोटी सी नैनो टेक्नोलॉजी थी जो कुछ खास टारगेट्स पर चुन चुनकर हमला करती थी। और असल में आज इसी तरह के हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं। डार्पा हेडक्वार्टर्स अर्लिंगटन वर्जियाना ये मिलिट्री की विजनरी टॉय शॉप है जहां आने वाले वक्त के हथियारों का खाका तैयार किया जाता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और जीपीएस के बारे में यही सोचा गया था। सूत्रों के अनुसार अब हथियारों की नई दौड़ चल रही है जिसका ध्यान सबसे बड़े नहीं बल्कि सबसे छोटे हथियारों पर केंद्रित है। कीड़े पृथ्वी पर सबसे शानदार तरीके से बनाए गए जीवों में से एक हैं। मेरा मतलब है कि वो असाधारण होते हैं। ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि अमेरिका की सेना को कीड़ों में दिलचस्पी है। ये एकदम लॉजिकल बात है। एक छोटे कीड़े या रेंगने वाले कीड़े को युद्ध क्षेत्र में या किसी जगह पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए क्यों ना भेजा जाए? आज बिल्कुल यही दिखाई दे रहा है।
डार्पा में वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉनिकली मॉडिफाई किए गए कीड़ों के साथ प्रयोग करते आ रहे हैं, जिससे वो अपनी उड़ान में फेरबदल कर सकें। इन कीड़ों के नीचे ऑप्टिक लोब्स में पतले तारों को डालकर वो दिमाग के उस हिस्से को नियंत्रित कर सकते हैं जिससे कीड़े उड़ना शुरू और बंद करते हैं। पंखों की मांसपेशियों में लगी तारों की एक और जोड़ी से वो रिमोट कंट्रोल के जरिए कीड़ों को दाएं या बाएं घुमा सकते हैं। और नैनो टेक्नोलॉजी के साथ काम करने वाले वैज्ञानिक न सिर्फ कीड़ों को नियंत्रित करने के तरीके ही ढूंढ रहे हैं, बल्कि वो उन्हें दोबारा बनाना भी चाहते हैं। फिजिकल साइंसेज इनकॉर्पोरेटेड में थॉमस वैनिक आजकल कीड़ों के आधार पर उड़ने वाले रोबोट बना रहे हैं। इंस्टेंट आई एक पाइप प्लेट के साइज का बहुत छोटा सा हवाई रोबोट है। ये दूसरे रोबोट की तुलना में साधारण है, लेकिन फिर भी ये कमाल की चीजें कर सकता है। आप किसी भी चीज के बारे में सोचे, कोई ना कोई उस पर अध्ययन कर रहा होगा। हॉर्नेट्स, ड्रैगन फ्लाइज, मच्छर, इन सब के बारे में कहा जाता है कि ये अगली पीढ़ी बायोमिमेटिक हथियारों के संभावित मॉडल्स हैं। ऐसे रोबोट्स जिन्हें एक दिन असली कीड़ों से पहचानना नामुमकिन हो सकता है। इस वक्त हमारे पास जो तकनीक उपलब्ध है, उससे शायद हम कीड़ों से प्रेरित छोटा रोबोट एक ह्यूमिड बर्ड के साइज का बना सकते हैं, क्योंकि इसे उड़ाने के लिए एनर्जी स्टोरेज करना चाहिए और हमारे पास ऐसी कोई बैटरी नहीं है जिसमें उतनी एनर्जी हो। लेकिन हम जल्द ही इसका कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेंगे। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जल्दी ही हमारे पास मधुमक्खी के बराबर एक रोबोट होगा। और अगर यह किसी आतंकवादी के घर की दीवार पर जाकर बैठ जाए तो शायद उसे पता ही नहीं चलेगा। और अब हम इतनी छोटी सी जगह में बहुत कुछ फिट कर सकते हैं। इसका वजन कम रखकर हम इसमें पंख लगा सकते हैं और आम आदमी सिर्फ इसे एक मक्खी की तरह समझेगा। वो दिन दूर नहीं है जब आप उसे देखकर कहेंगे, वाओ कितना सुंदर कीड़ा है, और शायद वो कीड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर आज हम कीड़े जैसे ड्रोन्स बना सकते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि देवताओं के भेजे गए टिड्डों को लेकर बाइबल की कहानियां वाकई प्राचीन काल की एलियन टेक्नोलॉजी को दर्शाती हो? और क्या यही वजह है कि इंसान आज भी कीड़ों से डरते हैं? कुछ प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स का मानना है कि ऐसी अद्भुत धारणा हो सकती है और इसके सबूत के लिए वो नेवाडा के एक रहस्यमय इलाके की तरफ इशारा करते हैं जिसे एरिया 51 कहा जाता है। किंगमैन, एरिजोना, मई 1953। कोल्ड वॉर अपनी चरम सीमा पर था। बताया जाता है कि तभी एक अज्ञात चीज रेगिस्तान की रेत में गिरकर खत्म हो गई और जो बचा उसे अमेरिका की सबसे गुप्त फैसिलिटी एरिया 51 में भेज दिया गया। और 45 साल बाद 1998 में बिल यूहाउस नाम के एक रिटायर्ड मिलिट्री इंजीनियर ने आगे आकर चौंका देने वाली बात बताई। मिलिट्री को सिर्फ दूसरी दुनिया की तकनीक नहीं मिली थी, उन्हें एक जीता जागता एलियन मिला था। हुहाउस का कहना था कि वो एक गुप्त प्रयोगशाला में काम करते थे, जिसके बारे में माना जाता है कि वो नेवाडा में एरिया 51 के पपूस माउंटेन्स में है। और 1953 के बाद से अमेरिकन गवर्नमेंट के पास एक कीड़े जैसा एलियन था जो उनके साथ काम कर रहा था, जिसका नाम था जेरॉड। माना जाता है कि जेरॉड ने उन अद्भुत पावर सिस्टम्स और भविष्य की तकनीक को समझने और डुप्लीकेट करने में मिलिट्री की मदद की थी, और ये सब कुछ साथ में लाकर किंगमैन यान के लिए जोड़ा और बनाया गया था। बिल यूहाउस के इस खुलासे के कुछ समय बाद माइक्रोबायोलॉजिस्ट डैन ब्यूरिस्क ने उनकी बात की पुष्टि की, लेकिन डैन ब्यूरिस्क के अनुसार जे रॉड का कहना था कि वो कोई एलियन है। उन्होंने जो खुलासा किया वो और भी चौंकाने वाला था। इस कीड़ेनुमा एलियन जे रॉड ने बताया कि वो असल में हमारे फ्यूचर से आया है और निकट भविष्य में किसी वक्त इस दुनिया में एक तबाही आई और ज्यादातर मानव जाति खत्म हो गई। मानव जाति दो अलग अलग प्रजातियों में बट गई और फिर उनमें से एक प्रजाति जमीन के अंदर जाकर रहने लगी।
और फिर जमीन के अंदर रहते हुए उनमें ये कीड़ों जैसे लक्षण आ गए थे। और ठीक यही बात होपी और जूनी और यहाँ तक कि नवाजों की कहानियां भी बताती हैं कि तीसरी दुनिया से चौथी दुनिया में जाते वक्त आज की ये दुनिया रहने लायक नहीं रहेगी और उन्हें कुछ वक्त के लिए जमीन के अंदर उन लोगों के साथ जाकर रहना पड़ा था जिन्हें वो एंट पीपल कहते हैं। और अब आप सोचेंगे कि कहीं जे रॉड सच में हमारे फ्यूचर से आया एक कीड़े नुमा इंसान तो नहीं है? क्या जे रॉड की कहानी इस बात की पुष्टि करती है कि हॉपी की एंट पीपल वाली कहानियां सिर्फ पौराणिक कथाएं नहीं थीं और अगर तथाकथित इंसेक्टॉइड सच में मौजूद हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो एलियंस नहीं बल्कि भविष्य से आए इंसान हों? हजारों साल से एलियंस हमारे मानव विकास का एक रहस्यमय हिस्सा रहे हैं। इनमें बहुत कुछ ऐसा होता है जिनका लेना देना हमारे प्रजनन तंत्र से है। हो सकता है कि वो वाकई एक नई मानव जाति बनाने की कोशिश कर रहे हों जो शायद पृथ्वी पर आने वाले बदलाव का सामना कर सके, और हो सकता है कि वो हमें उस पॉइंट तक ले जाएं कि हमें दुनिया छोड़नी पड़े। लेकिन अगर किसी दिन एक प्रलयकारी घटना इंसानों को जमीन के अंदर आने पर मजबूर करती है तो क्या इसका वैज्ञानिक अर्थ ये भी है कि हम में कीड़ों जैसे लक्षण आ जाएं? कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार हम पहले से ही थोड़े बहुत कीड़ों जैसे हैं। इंसान के जीनों पर लिए गए काम से पता चलता है कि शायद हमारा आधा डीएनए ट्रांसपोशंस का नतीजा हो सकता है। ये उन जंपिंग जीन्स के लिए एक फैंसी वर्ड है जो एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में जा सकते हैं। हाल ही में ये पता चला है कि रॉडनियस एक खून चूसने वाला कीड़ा है जो चग्स रोग को फैलाता है। ये सिर्फ ट्राइपेनोसोमा को ही एक जीव से दूसरे जीव में फैलाता है, बल्कि अपने खुद के जीन भी उन जीवों में फैला सकता है। इंसानों को चगस रोग हो जाता है। अभी तक उन्होंने इस कीड़े के डीएनए के लिए इंसानों का टेस्ट नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि हमारे सिस्टम में इनमें से कुछ कीड़ों का जीन हो। शायद कुछ ट्राइपेनोसोम उन बीमारियों से आए हैं जिन्हें हमने तब पकड़ा था जब हमारे पूर्वजों को कीड़ों ने काट लिया। क्या हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर पर किए गए अध्ययन एक दिन ये साबित कर सकते हैं कि हमारे अंदर सच में कीड़ों के डीएनए हैं? और अगर ऐसा है तो क्या ये एक इत्तेफाक होने की बजाय दूसरी दुनिया के किसी डिजाइन का काम हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि आकाश गंगा जैसी कोई बड़ी चीज या यूनिवर्सल इंटेलिजेंस विकास का रास्ता दिखा रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ खास परिस्थितियों में कीड़े सब पर हावी होने वाली प्रजाति बन जाएं, जो आखिर में संवेदनशील हो जाते हैं और होमिनॉइड के लक्षण को विकसित कर लेते हैं? ऐसी रिपोर्ट्स लगातार आती रहती हैं कि कुछ लोग इस तरह के लोगों को देखते हैं और वो उनसे समझदारी के साथ दूसरों की भलाई के लिए बातें करते हैं। जीवन के इन रूपों को एक साथ मिलाने का पूरा आइडिया शानदार है। दोनों को मिलाकर एक नई प्रजाति बनाना। पूरे इतिहास में लोगों ने कीड़ों का सम्मान किया है और उनकी पूजा भी की है, उनके लिए मंदिर बनवाए हैं। ये हो सकता है कि दूसरे ग्रहों पर कीड़ों जैसे लोग हों जिनकी इंटेलिजेंस हमारी इंटेलिजेंस से बहुत बहुत ज्यादा हो। यह हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि कीड़ों और एलियंस के बीच वाकई एक संबंध हो? क्या वो हमारी दुनिया से परे रहने वाले लोगों से जुड़े हैं, जैसा कि कुछ प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट बताते हैं? अगर ऐसा है तो क्या उनका कोई गुप्त उद्देश्य हो सकता है जिसका पता हम अभी तक नहीं लगा पाए? शायद एक दिन हमें पता चलेगा कि एलियंस सिर्फ अंतरिक्ष में सबसे दूर की किसी जगह पर नहीं रहते, बल्कि यहाँ पृथ्वी पर भी अरबों की तादाद में, और उनमें से ज्यादातर हमारे पैरों के नीचे हैं। धन्यवाद दोस्तों अंत तक जुड़े रहने के लिए, और सबसे जरूरी बात, कमेंट करके इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली बार एक और रहस्यमयी टॉपिक के साथ।